Assalamualaikum, welcome back students. So we have to start the unit 1 of class 9 computer new course of 2024 National Book of Foundation. So the topic is start from the page number 26, the memory terminology. First we have to get the idea that what is memory terminology. Memory terminology refers to how data is stored and managed in a computer. Terminology means these are the terms that all explain that how is data going to be stored and how data is going to be managed in your computer. So it has a few steps like bit, bytes, memory, word size, and these terms will explain you that how your data is going to be stored in the form of bit, byte, and the word size. Okay. So the bit is basically the smallest unit of a data in a computer. इट कैन बी आइदर ज़ीरो और वन. बिट आपके पास एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक स्टोरिंग डिवाइस है, एक स्टोरिंग प्लेस है, एक ऐसी मेमोरी है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है. तो ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें लाइक स्मॉलेस्ट पीसेस में फॉर्म में आपका डाटा स्टोर होता है. तो ये रेदर आपका डाटा टू फॉर्म्स में स्टोर करता है, रेदर वो वन या ज़ीरो होगा. बाइनरी डिजिट है, वन ऑन को रिप्रेजेंट करता है, ज़ीरो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है. The smallest unit of a memory in digit computer is a bit. You have to underline this thing because ये बहुत important MCQs आता होता है. Which stands for binary digits 0 or 1. The memory of a computer consists of millions of memory. हमारे पास कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा मेमोरी होती है क्योंकि उसने हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना होता है. और मे बी वी कैन से दैट अ मिलियन ऑफ मेमोरी और मे बी द सेल्स. हर एक सेल कंटेन करता है वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ दिस सेल. इस सेल के अंदर छोटे छोटे बिट्स हैं और हर एक बिट के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है. द मेमोरी सेल हैज़ टू स्टेट्स. इसकी टू स्टेट्स होती है वन ऑफ करके. वन को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है. आई होप यू गाइज आर क्लियर हियर दैट व्हाट इज़ द बिट इन द मेमोरी टर्मिनोलॉजी. ये आपके स्मॉलेस्ट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है. व्हाट दैट विल बी बाइट. जब आप 8 बिट्स को मिलाते हैं ना, 8 बिट्स को, तो एक बाइट बनती है. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पिक्चर बनाई है इसमें अगर 8 बिट्स हैं ना, 8 बिट्स, तो कंप्लीट 1 बाइट बनेगी. बाइट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी. बेसिक यूनिट है, इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट. इट इज़ अ मिनिमम पीस ऑफ अ डाटा टू बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स नोन एज 1 बाइट. MCQs के लिए इंपॉर्टेंट. 1 byte of memory is required to store one character in the computer. For example, A, capital A, small a, B, and then static. A byte is generally used to express the memory size of a computer. अब इसमें आपका कोई ना कोई एक करेक्टर स्टोर होता है. 1 byte of memory required to store one character. अब आपकी 1 byte में एक करेक्टर स्टोर हो सकता है. Rather that is a alphabet or other is a special character. जो आपका बाइट होता है वो जनरली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है आपके कंप्यूटर के मेमोरी साइज़ को, कि अगर आपके पास 1 बाइट ऑफ डाटा है तो उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है. 2 बाइट, 3 बाइट, इस तरीके से. द हायर द यूनिट्स. अब इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाइट पे ही बात ख़त्म हो जाती है. आपके पास हायर यूनिट्स होती हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा. दीज आर द बेसिकली द नेम्स ऑफ प्रीफिक्सेस वी यूज इन द फिजिक्स. तो ये वो चीज़ें जो आपकी कंप्यूटर में भी हैं लेकिन दे हैव द स्पेसिफिक फंक्शन है. अगर आपके पास 1 बाइट है दैट विल कंटेन्स 8 बिट्स. अगर किलो बाइट है 1 KB है तो वो आपकी 2 × 10 बाइट्स को करेगा. इसका मतलब आपको 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन यू विल हैव 1024 बाइट्स आपको मिल जाएंगी. ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. मेगा में आपके पास 2 की पावर 20 चला जाएगा. गीगा में 2 की पावर 30 चला जाएगा. 1 टेरा में 2 की पावर 40 चला जाएगा. तो वो इसी तरीके से किलो, मेगा, गीगा में आपकी वैल्यू किस तरीके से एडजस्ट होती जाएगी. और पेटा में 2 की पावर 50, एक्सा में 2 की पावर 60. ये आपके डाटा की स्टोरिंग साइज़ बता रहा है. टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए. अब इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं. द हायर द यूनिट्स, किलोबाइट, मेगा, गीगा एंड द टेरा. इन द फ्यूचर मेमोरीज विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन अ पेटा एंड एक्सा. अगर हमारा डाटा टेरा से आगे चला जाता है तो हमें मे बी फ्यूचर में पेटा और एक्सा यूज़ करना पड़े अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होगा तो. द रिलेशनशिप बिटवीन द मेमोरी यूनिट्स शो इन द टेबल वी हैव ऑलरेडी read that.
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ लॉन्ग एंड द शॉर्ट. इन दोनों का डिफरेंस बहुत आता है, बिट एंड बाइट का डिफरेंस. Memory word. In computing, the smallest amount or size of a data that a computer can process is called memory word. It is a fixed size piece of a data handled as a unit by the processor. अब आपके पास memory word क्या होता है? Memory तो सिंपल आप कहते हो ना, the space where data is stored temporarily like a RAM or a permanently. तो जो वर्ड वो एक फिक्स आपका मेमोरी वर्ड जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट अमाउंट और साइज होता है डाटा का, डाटा कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेमोरी वर्ड. आपने डाटा स्टोर किया हुआ जिस पे उसने काम करना है, जिस पे उसे प्रोसेस करना है, दैट विल बी अ मेमोरी वर्ड. इसका फिक्स्ड साइज पीस ऑफ डाटा हैंडल एज अ यूनिट बाय द प्रोसेसर. इसका जो साइज होता है ना वो फिक्स होता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता. जितना अगर ये 1 बिट स्टोर कर सकता है, 2 बिट, 3 बिट, 1 बाइट, 2 बाइट, उतना ही इसकी अमाउंट फिक्स होती है, इससे ज़्यादा ये नहीं स्टोर कर सकता. The number of the bits in a word is called word size. Most important thing, उसने कहा है कि the number of bits in a word size is called the word size. आपके जो word में जितनी भी number of bits होती हैं वो word size होती है कि कितना एक डाटा का word size हो सकता है, कितना bit of data store हो सकता है. Word size is a modern computer typically ranges from 6 to 64 bits. जो word size होता है कि modern computer का उसकी typically range होती है 16 से लेके 64 बिट्स तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंप्यूटर. हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा लैपटॉप कंप्यूटर वो 16 GB का है, GB का, ठीक है. GB यहाँ पे लिखा हुआ गीगाबाइट, ठीक है. टेरा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है अभी तक, GB की बात होती है कि 16 GB का है, 32 GB का है, 64 GB का है. तो इसी तरीके से फ़ोन में भी होता है कि इसमें आपका डाटा कितना स्टोर हो सकता है. अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर 16 या 32 GB का, तो उससे ज़्यादा अगर आप कुछ यूज़ करेंगे, कुछ डाउनलोड करेंगे, कुछ फंक्शन करने की कोशिश करेंगे तो स्पीड तो स्लो होगी, वो मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकेगा अपने अंदर. उसका साइज़ कंप्लीट हो गया. And the computer that has a bigger word size can transfer more bits into the microprocessor at a time for processing, and this improves the processing speed of the computer. अगर किसी भी कंप्यूटर का वर्ड साइज़ कम है, उसका डाटा जल्दी स्टोर हो जाता है, फिल हो जाता है. अगर मेमोरी अक्सर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की फिल हो तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है. अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है जिसकी वर्ड साइज़ ज़्यादा है, जिसकी स्टोरेज ज़्यादा है, जिसकी गीगाबाइट ज़्यादा है, GB ज़्यादा है, तो उसका प्रोसेसिंग फंक्शन भी ज़्यादा अच्छा होगा. नाउ वी हैव टू गेट द आइडिया ऑफ वर्ड साइज़. The number of bits in a word which defines how much a data in a computer can process at once. Common word sizes 32 bit और 64 bit. जो word size होता है ना, ये रेफर करता है कि आपकी number of bits that a computer CPU can process and manipulate in a single instruction or operation. अगर आपने अपने कंप्यूटर को कोई ना कोई सिंगल ऑपरेशन दिया है तो वो एक टाइम पे कितना वर्ड साइज और डाटा हैंडल कर सकता है, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, वो आपका वर्ड साइज होता है. द वर्ड साइज ऑफ अ CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम unit is a fundamental characteristics that affects its performance and capabilities. यहाँ पे बताया गया the word size of CPU is a fundamental characteristic that affects its performance and capabilities. जो एक CPU का word size होता है ना, वो एक ऐसा fundamental उसका character होता है जो उसके affect करता है उसकी performance को, उसकी capabilities को. अगर ज़्यादा होगा तो performance capability कम अच्छी जाएंगी, अगर कम होगा तो उसको affect करेगा. फॉर एग्जाम्पल CPU अगर उसका 32 बिट वर्ड साइज है, ये प्रोसेस डाटा करेगा 32 बिट चंक्स में, और जो CPU 64 वर्ड साइज है वो प्रोसेस डाटा करेगा 64 बिट चंक्स में. लार्जर वर्ड साइज जनरली अलाउज अ CPU टू हैंडल लार्जर इंटीजर्स, परफॉर्म मोर कम्प्लेक्स. अगर आपने बिल्कुल एक रेंज रखी हुई 32 में भी उसमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सके, उससे ज़्यादा वो काम ही ना कर सके क्योंकि उसका बिट साइज ही 32 है. अगर 64 रखेंगे मे बी वो अलजेब्रिक सम कर सके, वो लॉगरिदम को सॉल्व कर सके. ओके हो गया. मेमोरी बिल्ड. स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोड्स ऑफ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन. So the network communication is referred to the exchange of data between the devices like the computers, servers, and the smartphones over a network. This can happen in a various forms such as sending files, accessing websites, or streaming videos. It requires hardware like routers and the cables. This is how you can make a communication with the help of a different kind of networks. So now we have to learn the different modes, like the different methods. The modes of the network communication refer to the methods or the ways information is transmitted from one place to another. Basically, you can say that the medium of the network communication, as I told you, the wires, the Bluetooth, the wireless data, simple like that. So the following are the different modes of the data communication. This is important for the long and the short wireless, but for the long is the most important thing.
simplex, half duplex, full duplex, asynchronous, and then synchronous transmission. The most important long question. Let's get to the simplex mode. In the simplex mode, the communication takes place only one direction. In this mode, communication is unidirectional. For example, there is only a one sender and there is only one receiver. So there is a person like A into B. A is only able to send the data and B is the only person he can receive the data. A will not receive the data and B will not resend the data. There is only a one way. Simplex mode. The communication only can take place in a one direction. It is not possible for receiver to send data back. For example, data being sent to an electronic notice board found in a train station and airports. For example, when you are traveling in a trains or airport, you heard the voice of a female in which she says that maybe the broadcasting, maybe you are watching YouTube. Not the YouTube, maybe you are listening the voices, the songs on the radio, on the television. You are just getting the information, you are just getting the data. You're not able to share that data. You're not able to send the mistakes that you highlighted, maybe the things that you want to, maybe to appreciate that show, maybe you want to like that show, maybe you want to share the comments, the feelings to the sender. No, there is only a one way. So data flows in only one direction, one device sends and the other only receives. Example, a TV broadcast where the station sends signals and the TV receives them. The best example. Okay. And then half duplex is mean that the half duplex mode communication take place in the both direction. Sender will receive and the receiver will can send the data. For example, you're using your telephone, the cell phones, smartphones. So the data flows in both direction but not at the same time. If you will send the message, the other person will receive, detect, and then it will reply. Okay, so device take turn sending and receive. Example, walkie-talkies where one person speaks while the other listens, and then walkie-talkies and where the other person communicating with walkie-talkies may be used in the borders, over and out. Okay, and the half duplex transmission is used also in transaction oriented system. For example, communication between a computer and a credit card machine. Okay. Now the full duplex mode. In full duplex mode, the communication takes places in both directions at the same time. Now the thing is like messed up. They are just sending, receiving at the same time. There is no stopping. There is no walkie-talkie system. The data flows in the both directions simultaneously. Both devices can send and receive data at the same time. Example, a telephone call where both people can talk and listen at the same time. For example, you're just gossiping with your best friends and you're sharing every detail with them and you're just continuously speaking with each other. Okay. For example, when two computers communicate with each other to send and receive data, and it's the fastest bi-directional mode. This is an important thing to underline. And the full duplex mode is like a two-way street with the traffic flowing in a both direction at the same time. One common example of full duplex communication is a telephone network. When two people are communicating by a telephone line, both can talk and listen at the same time. Asynchronous transmission. In asynchronous transmission, the time interval between the two characters is variable and not fixed. The computer devices can exchange information at their own rate, slow or fast. Start and stop. For the asynchronous transmission is a time interval between two characters is variable and not fixed. For example, the two characters are sending from sender to the receiver. There is a time interval. For example, they maybe that is not the fixed. Maybe two variables will be traveled, three characters will be. That is a variable thing, changing, fluctuating. So devices exchange information and they have their own rate of slow or fast. They have their start and stop button. Bits are used to asynchronous transmission. These bits provide timing synchronization for the connection between the sender and the receiver. The start bit tells the receiver that a character is coming and stop bit indicates that the transmission of character has ended. And this type of transmission is ideal for slow speed communication when the gaps may occur during the transmission. Example of asynchronous transmission is a keyboard data transmission. For example, जब अपने कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं तो आपने लिखा है माई, फिर आपने स्पेस दिया, नेम स्पेस, तो आप वो बार का टैब क्लिक करते हो. अगर आपने बैक स्पेस है तो उसने आप वो टाइम जरा स्टॉप एक एक सेकंड पे काम करता है. आपने माई लिखा, फिर आपने
टैब देना है, बार टैब देना है कि यहाँ पे स्पेस आएगी। उसने कहा कि रुक जाओ, अभी स्टॉप की बात है। फिर उसने अपने नाम लिखा, माई नेम इज़ दस, ठीक है। फिर आपने वो हर चीज़ को बार का टैब दिया, उसको स्टॉप किया, उसको रोका। इसी वजह से ये वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है कि हमारा डाटा हर 1 सेकंड के बाद सिंक्रोनाइज होकर जाता है, एसिंक्रोनस होकर जाता है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को स्लो स्पीड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गैप आता है। ओके, नाउ द synchronous transmission. In synchronous transmission, the time interval between the two characters is always the same. उसमें टाइम सेम नहीं होता, उसमें टाइम फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है, कभी बिल्कुल कम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम फिक्स्ड होता है। In this method, two communicating devices are synchronized and they continue to send characters in order to remain synchronized, even if there is no data to be transmitted. A special idle character is sent when there is no data for transmission. It does not require a transmission of start and stop bit. It sends data as one long bit stream or the block of data and each bit. अगर आप पिछली पिक्चर में देखें तो वहाँ पे देखेंगे पहला एक डाटा, देन गैप, देन डाटा, देन गैप, बिकॉज हर एक डाटा को स्टार्ट एंड स्टॉप से लिखा जाता है। क्योंकि फर्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डाटा का कम गैप है, यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ पे तो बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, तो हमारा जो स्पीड है, टाइम है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, अब सिंक्रोनस में ये चीज़ नहीं होती। यहाँ तो आपका डाटा ब्लॉक की फॉर्म में जाता है, या आपका डाटा पूरी स्ट्रीम बन कर जाता है। देर इज़ नो गैप, देर इज़ नो स्टार्ट एंड स्टॉप, देर इज़ नो टाइम बिटवीन दैम। डाटा फ्लो कर रहा है, सिंपल। इट्स एसेंशियल दैट द टाइमिंग इज मेंटेन एज देयर आर नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, नो गैप. Accuracies depend on the receiver keeping an accurate count of bits as they come in. जैसे जैसे उसको डाटा मिलता जाता है तो ये रिसीवर पे डिपेंड करता है कि वो एक्यूरेट काउंट ऑफ बिट रख रहा है जैसे उसको मिल रही है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ फास्टर देन द एसिंक्रोनस, क्योंकि इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है, बिकॉज फीवर बिट्स हैव टू बी ट्रांसमिट। इसमें थोड़ी ही बिट्स आपकी ट्रांसफर होती हैं। ओनली डाटा बिट्स एंड नो एक्स्ट्रा कंट्रोल बिट्स आर सेंट. The best example of synchronous transmission is the data transmission between devices in network communication links. अगर आप एक ही कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो है वो बार बार कोई ना कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, that is the best example of synchronous. Friends, hope you are doing good. We have to do the programming language on the page number 36. Basically, programming language are structured and designed in a way the computer can understand the instruction that was given by the user. Programming language is a structured and a systematic method of communicating instructions to a computer. It consists of a set of predefined commands. इसको ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल कोई कमांड्स देनी पड़ती, जो प्रीडिफाइंड कमांड्स ऑलरेडी होती हैं उसी को यूज़ करके एक लैंग्वेज बिल्डअप फंक्शन होता है उसके अंदर, उसी चीज़ को यूज़ करके आप अपना इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करते हैं और आपकी एक कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाती है आपकी और यूज़र की और कंप्यूटर के साथ. ठीक है, तो अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेनिंग दूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है. और दे अलो प्रोग्रामर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्क्रिप्ट्स एंड एल्गोरिथम. जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इन्हीं लैंग्वेज की मदद से बेशुमार चीज़ें डेवलप करते हैं, बनाते हैं. It serves as the means of communication between a human and the programmer and the computer, facilitating development of a software and applications. अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं. Programming language can be classified into two categories: low language and then high language. Low language होता है ना are close to machine language. They provide little abstraction from a computer's hardware, and these languages are harder for humans to read but easier for machine to understand. जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना वो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ एक आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है. टू अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज डिटेल नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज़ रिक्वायर्ड. लो लैंग्वेज इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं ये उनकी अंडरस्टैंडेबल एक लैंग्वेज है. नॉर्मल इंसान इसको नहीं समझ सकता. इसकी टू कैटेगरीज होती हैं, एक होता है इसका असेंबली और एक होती है इसकी मशीन लैंग्वेज. अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नोन एज. एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ कंप्यूटर के हर हार्डवेयर को समझ आती है, दैट इज़ अ मशीन लैंग्वेज. उसके नाम से जाहिर है कि ये सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है. मशीन लैंग्वेज होती है वो एसोसिएट करती है हमारे
कंप्यूटर की आर्किटेक्चर के साथ कि कंप्यूटर कैसे बना है, बिल्डअप हुआ है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में होती हैं। प्रोग्राम रिटन इन अ मशीन लैंग्वेज, जो भी प्रोग्राम आपके लिखे जाते हैं वो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फॉर वन कंप्यूटर विल नॉट वर्क ऑन अनदर बिकॉज इट इज़, क्योंकि अगर एक जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो जिस फंक्शन से बिल्ड हुआ है वही प्रोग्राम दूसरे पे रन नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज़ अ डिफरेंट। It is almost impossible for human to use machine language because it is entirely consist of numbers. क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है, ओनली ज़ीरोज़ एंड वन। तो जो आपकी मशीन लैंग्वेज है सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स के ऊपर डिपेंड करके बनी गई है। तो इंसान के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सिम्बॉलिक कोड्स और एब्रीविएशंस नोन एज मेनेमोनिक्स। अब आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये ज़रा होती है, जो आपकी मशीन लैंग्वेज है इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर की फंक्शन होती है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है। और जो असेंबली लैंग्वेज इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ईजियर टू रीड दैट मशीन लैंग्वेज बट स्टिल रिक्वायर्स नॉलेज। ये एक इंसान से नॉर्मली रीड तो हो सकती है लेकिन उसको रीड करने के लिए भी इसके लिए बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। और जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। तो इसमें जो इसके ये 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। कोई भी अगर प्रोग्राम अगर असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसको पहले मशीन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि उसमें माइनर सी चेंजेस होती हैं। प्रोग्राम नोन एज असेंबलर, इसको ये अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। असेंबलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। एक डिवाइस यूज़ की जाती है एज असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके करैक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबली लैंग्वेज अलोज प्रोग्रामर्स टू हैव एक्सेस टू ऑल द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर दे आर यूजिंग एंड द सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन विच आर नॉट पॉसिबल इन द हाई लेवल लैंग्वेज और ईजिली प्रोग्राम यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। अब जब की असेंबली लैंग्वेज होती हैं वो उनके पास सारा एक्सेस होता है कि वो स्पेशल फीचर कंप्यूटर के बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, उनके पास एक्सेस होता है। इसकी ना सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ईजिली प्रोग्राम किए जाए, लेकिन असेंबली लैंग्वेज उसको आसानी से डन कर देते हैं। जो प्रोग्राम रिटर्न किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में वो रिक्वायर करता है लेस स्टोरेज को और लेस रनिंग टाइम, क्योंकि वो इतना फास्ट रनिंग होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है, उसमें ज़्यादा टफ टाइमिंग नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज स्टिल बेस्ट चॉइस इन सम एप्लीकेशन बट देयर यूज इज़ ग्रेजुअली डिक्लाइन। अब उसका यूज़ होता है वो उतना नहीं रहा, लेकिन वो बहुत बेस्ट सोर्स है। एक तो वो स्टोरेज भी कम लेती है और उसकी फास्ट भी है। और उसके बाद HLLs आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। ये आपके पास आती है एज अ प्रिंट, गो टू, इफ एंड स्टेटमेंट्स आपके पास लैंग्वेज जो आपके C++, जावा, पास्कल, विजुअल बेसिक पे आप यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है। प्रोग्राम इज नोन एज, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, प्रोग्राम इज नोन एज कंपाइलर इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है तो वो तो इंसान, एक ह्यूमन बीइंग उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर आपने उसी में कंप्यूटर को डाटा एंटर करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ना कोई एक प्रोग्राम लिखे, आपको उस पर इनपुट आउटपुट चाहिए, जो आपने इनपुट दिया वो आपकी किसी भी इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती, मतलब इंग्लिश ओरिएंटेड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड देन अल्फ़ाबेट्स तो नहीं समझता, वो तो सिर्फ 0s 1 कहानी समझता है। तो वो पहले इसको हाई लेवल को लो लेवल में लाइक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज़ किए जाते हैं जो उसको कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए आसानी समझना, उसको कन्वर्ट करना आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड, इसकी भी 2 प्रोसीजरल स्ट्रक्चर एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोसीजरल एंड द स्ट्रक्चर लैंग्वेज, जो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है ये बेस करती है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ऊपर। इसकी भी जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक मॉड्यूल का सिस्टम होता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स नोन एज मॉड्यूल्स and a modular program consists of one or more modules. A module is a group of statements that can be executed
मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम। आपके मॉड्यूल्स बने होते हैं और मॉड्यूल जो होता है वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो हर मॉड्यूल है उसके अंदर प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। एडिशन करवा ले, सब्ट्रैक्शन करवा ले, कोई डिज़ाइन बनवाना है, कुछ मॉडिफाई करवाना है, कुछ डीबग करवाना है, तो हर एक मॉड्यूल स्पेसिफिक काम करेगा। कि मतलब एक मॉड्यूल अगर एडिशन कर रहा है तो वही मॉड्यूल और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, वो सब्ट्रैक्शन वाला दूसरा होगा। जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज कंसिस्ट करती है वो 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं उसके: सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। सीक्वेंस, इट मीन्स द राइटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ईच स्टेप ए सीक्वेंस। मतलब आप जो HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं, आप केस स्केटिंग करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आपकी HTML होता है, मेन बॉडी होता है, फिर आपके बाद हेडिंग होती है, फिर H के सारे लेवल्स होते हैं। अगर आपने कोई भी ब्रेक देना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आपका स्टेप बाय स्टेप आपका सीक्वेंस होता है। आप डायरेक्ट पहले कुछ लेके बाद में चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते, आपकी आउटपुट ख़राब हो जाती है। फिर आपके पास सिलेक्शन क्या होता है? इट अलाउज द सिलेक्टेड ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द कंडीशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल, अगर आप C+ पे करते हैं ना तो आपके पास 2 कंडीशन आती है, जैसे कि 0 1 एंड ट्रू और फॉल्स आता है। अगर A+B C है तो इसको रन कर दो, इफ़ एल्स अगर कोई और है तो उसको फॉल्स कर दो। आपके पास दोनों आती हैं। रेपिटेशन, आपकी लूप चलती हैं। आप एक प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करते हो। लूप से जैसे टेबल लिखते हैं हम, 2 का टेबल लिखते हैं, 3 का टेबल, 4 का टेबल, जितने भी चाहिए आपको मल्टीपल्स लिखना, दैट विल बी डिनोटेड एज लूप। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OOP कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द प्रोग्रामिंग मेथड दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट सच एज स्टूडेंट, व्हीकल, बिल्डिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है, मैनेजिंग ऑब्जेक्ट बताती है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड अ थिंग दैट कैन परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट व्हीकल कैन डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ नंबर ऑफ व्हील्स, number of doors, color, number of seats. The set of activities that can be performed on this object include steer, accelerate and brake. जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज होता है ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता है जो एक ऐसा ओरिएंटेड होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट सारे टास्क इंडिविजुअली की बजाय कलेक्टिवली सॉल्व करता है। अगर हमारे पास व्हीकल है ना, उसकी खिड़की है, उसके दरवाजे हैं, उसका व्हील है, उसके टायर्स हैं, उसकी सीट्स हैं, उसकी कितनी स्पीड है, उसकी कितनी एक्सेलरेशन है, उसकी कितनी स्टीयरिंग, सारा सिस्टम उसका, वो सारी चीज़ें एक ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज में आप डिस्कस कर देते हैं। Complicated large computer programs are difficult to design, develop, maintain and debug. The concept of object-oriented programs solve this problem. The most widely used object-oriented program language is C++ and Visual Basic and Java. क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ना आपकी स्पेसिफिक होती है। C++ का काम जो होता है वो C करनी, जो C है वो सिंपल प्रोग्राम रन करती है। C++ आपका थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रन करती है। जावा में आपकी गेमिंग कोडिंग के लिए यूज़ होता है। विजुअल बेसिक आपके लिए स्पेसिफिक आउटपुट देता है, आपको HTML की प्रोग्रामिंग देता। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसको हम लोग खुद एग्जीक्यूट करते हैं। अंडरस्टूड? उसके बाद है यूज़ ऑफ लोअर लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो यूज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में, राइटिंग द कोर सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, device drivers, creating software to enable communication with hardware devices, embedded system, firmware development। ये सारी चीज़ें इसकी एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ इसका यूज़ होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इंश्योर करता है प्रिसाइज टाइमिंग का, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रियल कंट्रोल, रोबोटिक्स, बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन, फायरवॉल्स, ऑप्टिमाइजिंग गेम इंजन्स के लिए भी। अब इसका भी यूज़ है कि ये क्रिएट करता है डेस्कटॉप को, मोबाइल को, वेब एप्लीकेशंस को, क्योंकि हाई लेवल होती हैं कि ये वेबसाइट बनाता है, वेब स्टोर्स बनाता है, ये AI के साथ काम करता है, ये आपको क्रिएट करता है, कुछ क्यूरी सॉल्व करनी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करता है। एक ऐसा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो these uses are the most important topic and to the last topic of today's lecture, packet switching and circuit switchings। अगर आपको इसका बेसिक आइडिया दे दूँ तो पैकेट स्विचिंग होता क्या है। बेसिकली पैकेट स्विचिंग जो होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इसको ब्रेक करके स्मॉलर मैनेजेबल पैकेट्स में, और हर एक पैकेट जो होता है ना वो इंडिपेंडेंटली सेंड किया जाता है ओवर द नेटवर्क और कैन टेक डिफरेंट पार्ट्स टू इट्स डेस्टिनेशन के पहुँचने के लिए वो डिफरेंट पाथ्स ले सकता है। पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है पैकेट स्विचिंग। इसका काम कैसे होता है? ये डाटा सेगमेंटेशंस बनती हैं, फिर इंटरमीडिएट ट्रांसमिशन होता है, फिर रीअसेंबली होती है,
और आपका ये सारा सिस्टम डन हो जाता है. पैकेट स्विचिंग एंड द सर्किट स्विचिंग आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू नेटवर्क कम्युनिकेशन, ईच विद इट्स ओन एडवांटेज एंड एप्लीकेशन. Packet switching is widely used in modern networks, especially for data transmission over the internet, while circuit switching is still used for the applications requiring guaranteed bandwidth and the predictable performance, such as a traditional telephone system and dedicated data connections. इसमें आपके पास स्पेसिफिकली क्या होता है कि आपके स्पेशली डाटा को ट्रांसमिट करता हुआ इंटरनेट सर्किट स्विचेस के थ्रू या फिर कुछ एप्स एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होती है. इसकी गारंटेड बैंडविड्थ होती है, प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस होती है और ट्रेडिशनल टेलीफोन्स के साथ इसका डिडेक्टेड डाटा कनेक्ट्स होते हैं. जो स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है. पैकेट स्विचिंग होती है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है जो ब्रेक करता है डाटा इन दो स्मॉल पैकेट्स, ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क. और हर एक पैकेट कंटेन करता है पोर्शन ऑफ द डाटा अलॉन्ग विद द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस, अलाउइंग देम टू इंडिपेंडेंटली. जहाँ पे वो जो भी रूट वो सिलेक्ट करेंगे वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं बाय सिलेक्टिंग देयर ओन पाथ. Example, consider sending an email from one computer to another over the internet using the packet switching. Email message is divided into the smaller packets, and each containing a portion of the message, along with the source and the destination of the address. These packets are then transmitted over the internet, possibly taking different routes traveling through the various network devices, such as router and the switches. अगर आप किसी को ईमेल सेंड करता है तो उसमें ईमेल की पैकेट की स्विचिंग हो जाती है. वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड होकर इंडिविजुअली जो है वो ट्रैवल करते हैं और एक पोर्शन अप उनका डिवाइड होता रहता है. एट द डेस्टिनेशन द पैकेट और रीअसेंबल, फिर रीअसेंबल हो जाते हैं और करेक्ट ऑर्डर में आ जाते हैं. उनका सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वो आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं. अब सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ. सर्किट बनाता है ये कंप्लीट बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन. Once circuit is established, data is transmitted over the path without interruption until the session is terminated. मतलब वो एक सर्किट बनाता है. अगर रास्ते में एक सेक्शन है, उसके 2 पॉइंट्स, अगले के सेक्शन के 2 पॉइंट्स, फिर नेक्स्ट के वो पॉइंट्स मिलते जाते हैं और पूरा एक सर्किट पाथ बन जाता है. इसमें क्या होता है कि डेडिकेटेड सर्किट इज एस्टैब्लिश बिटवीन द कॉलर and the recipient when the call is initiated. The caller and the recipient can communicate with each other using the allocated circuit until one of them hangs up, at which the point circuit is released. तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे की बात सुनते हैं, उसको रिप्लाई भी मिल जाता है. तो जब तक वो बंद नहीं करता कॉल तब तक ये कम्युनिकेशन चलती रहती है. तो जो आपके पास अगर सर्किट स्विचिंग की मज़ीद हो तो सर्किट स्विचिंग एक ऐसा मेथड होता है कम्युनिकेशन का जहाँ पे डेडिकेटेड कम्युनिकेशन बात होता है और स्टेबल किया जाता है 2 एंड पॉइंट्स के ड्यूरेशन